गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले की परिस्थितियां हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी डिटेल में पढ़ लिया है और असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था वो भी हमने पढ़ लिया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जानने समझने से पहले हम थोड़ी सी इस समय की परिस्थितियों को जान लेते हैं कि इन सालों में भारत में क्या चल रहा था। तो देखिए, क्यों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। देखिए, 1914 से लेकर के 1918 तक जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इस समय भारत में सभी ने सहयोग किया था ब्रिटिश सरकार को। भारतीयों ने सेना में भर्ती होकर के अलग अलग देशों में ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया था और इन सभी कारणों से हम सभी ये भारतीय सोच रहे थे, हमारी आशा, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को शासन प्रशासन में ज़्यादा भूमिका देगी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान बढ़ाएगी शासन और प्रशासन में। लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ वैसे ही सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, जिसे हम रोलेट एक्ट कहते हैं, भारतीयों पे इतना कठोर कानून लागू कर दिया जिसका विरोध पूरे भारत में किया गया था। ये हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब ये घटना पड़ी थी उस समय सिडनी रोलेट को हमने पढ़ा था। सभी भारतीय, हमारे कांग्रेसी नेता, हमारे राष्ट्रवादी नेता, क्रांतिकारी, सभी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। इसके बाद जब असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटेन की सरकार ने ओटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया था, जीते हुए जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने ओटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया था, खलीफा पद को समाप्त कर दिया था। इस वजह से भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी खिलाफत आंदोलन चलाया था और खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने अपना पूरा सहयोग दिया था और उसी खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ करके असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, किसी भी तरह का सहयोग मत करो ब्रिटिश सरकार को। तो यदि हम सहयोग करना बंद कर देते हैं तो ये वैसे भी भारत छोड़ करके चले जाएंगे। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो असहयोग आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेट नहीं करना है। तो हमने स्कूलों का बहिष्कार किया, न्यायालयों का बहिष्कार किया, सरकारी कर्मचारियों ने नौकरियों का बहिष्कार किया। पूरी तरह से हम कर रहे थे असहयोग अंग्रेजी सरकार के साथ। लेकिन असहयोग आंदोलन के समय ही जब हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ा था, उसी समय हमने ये देखा था कि असहयोग आंदोलन के समय ही गांधी जी का नेक्स्ट स्टेप होने वाला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, ये गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय ही आगे शुरू करने वाले थे। लेकिन क्योंकि चोरा चोरी कांड के बाद इतना हिंसात्मक स्वरूप धारण कर लिया था इस आंदोलन ने, असहयोग आंदोलन ने, तो गांधी जी ने नेक्स्ट स्टेप उठाने की बजाय असहयोग आंदोलन को ही वापस ले लिया था। क्योंकि गांधी जी कहते थे, हिंसा के रास्ते चल करके कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो जैसे ही चोरा चोरी वाला कांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो शुरू भी नहीं हो पाया था उस समय। लेकिन इस समय आते आते क्या हुआ था, देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भारतीयों में एकता दिखाई दी थी। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, इस समय सभी भारतीय एक यूनिटी में आकर के काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो इस समय में सभी भारतीयों में ये हो गया था कि कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे कि गांधी जी ने इतने जोर शोर से चल रहे आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। यानी हम भारतीयों में कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के डिस्प्यूट हो गया था। कांग्रेस में भी इस मुद्दे को लेकर डिस्प्यूट था। बहुत सारे कांग्रेस के नेता इस आंदोलन को वापस लेने में राजी नहीं थे। तो कुल मिलाकर के 1922 असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया और गांधी जी को, देखिए, 1922 में गांधी जी को 6 साल की सजा सुना दी गई थी
और गांधी जी चले गए थे जेल। अब ये जो 1922 से लेकर के 1927 तक का जो समय है, 1922 से लेकर 1927 तक का जो समय है, इसमें भारतीयों में यूनिटी दिखाई नहीं देती और सभी भारतीय जो हैं वो अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता को प्राप्त करने में लगे हुए थे। क्रांतिकारियों ने अपना रास्ता अपना रखा था, कांग्रेस में भी कई गुट बन चुके थे, जो कुछ लोग गांधी जी के समर्थन में थे, कुछ लोग गांधी जी के विरोध में भी थे। सबने अपने तरीके से स्वराज की प्राप्ति चाही, यानी यूनिटी का अभाव चल रहा था 1922 से लेकर 1927 तक में। अलग अलग एसोसिएशन, संघ, संगठन बन रहे थे, यानी भारतीय अभी एकता में नहीं थे। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले हम साइमन कमीशन को पढ़ेंगे। तो ये जो 1922 से 27 तक का समय था, इसमें यूनिटी नहीं थी। अब फिर से साइमन कमीशन जैसे ही बना और भारत पहुंचा, पूरे भारतीयों में फिर से एकता आ गई थी। कैसे? देखिए, साइमन कमीशन को बनाया क्यों गया था? 1919 का जो एक्ट लागू किया गया था, उस समय ये प्रावधान किया गया था कि 1919 के एक्ट की कितनी मात्रा में सुधार हुआ है, कितना लागू हुआ है, इसकी जांच करने के लिए 10 साल के बाद एक आयोग बनाया जाएगा। ये बात की गई थी 1919 के अंदर। जो आप ये देखिए कि 1919 में एक्ट बना था, तो 1929 में आयोग बनना चाहिए था, लेकिन 1927 के अंदर ही साइमन कमीशन, यानी ये था भारतीय विधिक आयोग, इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन। लेकिन क्योंकि साइमन की अध्यक्षता में था, इसलिए हम इसको साइमन कमीशन या साइमन आयोग कह देते हैं। देखिए, साइमन आयोग हमारे हिसाब से बैठाया जाना चाहिए था 1929 में, लेकिन इसे समय से पहले ही बैठा दिया। और दूसरा, हम साइमन कमीशन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से ही गांधी जी, सभी नेता, कांग्रेस, सभी ये चाह रहे थे, और क्रांतिकारी भी, कि भारत को अब ज्यादा से ज्यादा भूमिका में, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व भारतीयों का होना चाहिए शासन में, चाहे वो केंद्र की संसद हो या फिर राज्यों के प्रतिनिधि मंडल हो, विधान मंडल हो, सभी जगह भारतीयों की ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो, जो आयोग बना है, जो जांच करेगा कि भारत में कितने सुधारों को लागू किया गया है, क्या भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देना चाहिए, क्या भारत के लोग इसके लिए तैयार हो गए हैं, यहाँ के नेता ये जिम्मेवारी संभालने के लायक हो गए हैं, इस बात को देखने के लिए साइमन कमीशन, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज अधिकारियों से बना है, इसके सभी 7 मेंबर जो थे वो अंग्रेज थे। तो इस बात का हमने बहुत पुरजोर विरोध किया और यहाँ पे फिर से भारत में एक यूनिटी दिखाई दी। 1927 में ये कमीशन बना था। 1928 जनवरी में जैसे ही ये कमीशन बंबई पहुंचा था, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब देखिए, अब हमें ये भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि आखिर ब्रिटेन को क्या जल्दी पड़ी थी कि उन्होंने 2 साल पहले ही ये आयोग बैठा दिया। भाई, वो 1929 में बैठा देते, या फिर ये एक्ट जो है वो ठीक तरीके से लागू हुआ था 1921 ईस्वी में, तो 1931 में बैठा देते ये कमीशन। लेकिन इन्हें इतनी क्या जल्दी थी कि इन्होंने 1927 के अंदर ही आयोग बैठा दिया। देखो, इस समय ब्रिटेन में थी कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट, और जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और उस समय का जो भारत सचिव था, ये दोनों ही लोग चाहते थे कि भाई नेक्स्ट चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उनमें लेबर पार्टी की सरकार बन जाती है तो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी वाले लोग, जो हमारे उपनिवेश वाले सभी देश हैं और स्पेशली जो भारत है, वहां पे अपनी पकड़ को ढीली ना कर दें। यानी भारत के जो नेता, जो कांग्रेस जो डिमांड कर रहे हैं, कहीं उन डिमांड्स को लेबर पार्टी सत्ता में आने के बाद लागू ना कर दे। तो इसलिए ये जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, ये बहुत ही बदमाश थे। लेबर पार्टी की तुलना में कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम और हमारे जो भारत सचिव बनता था, ये ज्यादा बदमाश लोग हुआ करते थे। देखिए, इस समय भारत सचिव था बर्किनहेड, बिरकनहेड है ये, बिरकनहेड इस समय का भारत सचिव था, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से था और बहुत ही बदमाश आदमी था।
बिर्कनहेड। और इस समय जो कंजर्वेटिव पार्टी का पीएम था उसका नाम था स्टेनले। अब ये स्टेनली और बिर्कनहेड इन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम पहले से ही पुख्ता कर लेते हैं इस बात को कि भारत में आगामी वर्षों में क्या होना चाहिए, किस तरह की नीति होनी चाहिए। तो इसलिए इन लोगों ने, अब आप इस चीज को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई जब भारत के अंदर चुनाव होने वाले होते हैं या राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले होते हैं, उस समय सरकार का रवैया कितना बदल जाता है। सोचिए, यदि पिछले 3-4 साल से सरकारी नौकरी नहीं आई हुई होती है, वैकेंसी नहीं निकाली होती है सरकार ने, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है कि अब चुनाव आने वाले हैं तो लोक लुभावन के लिए क्या किया जाता है, भाई वैकेंसियां निकाल दी जाती हैं ताकि जनता जो है वो सरकार को, जो प्रेजेंट में सरकार बनी हुई है, उन्हीं को जितवा दें वापस, उन्हीं को हम वोट देकर आए। ठीक इसी तरह का डर इनमें भी था उस समय में। भाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, इन्हीं के पीएम बनते रहते थे, कभी कभार लिबरल पार्टी के भी। तो आप सोचिए, कंजर्वेटिव पार्टी वाले ज्यादा कठोर और सशक्त नियम बनाते थे, तो उन्हें लग रहा था कहीं लेबर पार्टी आने के बाद ढील ना दे दे भारत को, तो इसलिए हम ही नियम कानून बना देते हैं। तो 1929 तक यही ब्रिटेन का क्या था, पीएम था। और इसके बाद 1929 में वही हुआ, लेबर पार्टी की सरकार आई, रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री बना था। लेकिन वो भी कोई कम नहीं था, उसने भी कोई हमारा ऐसा सपोर्ट किया नहीं था। लेकिन देखिए, अभी हम क्या समझ रहे हैं कि भाई साइमन कमीशन को बनाया क्यों, क्योंकि जांच करनी थी भारत के अंदर। पहले क्यों बना दिया, क्योंकि ब्रिटेन में होने वाले थे चुनाव। 1927 में बना, 1928 में भारत में आया, भारत में चला इसका पुरजोर विरोध, खूब इसको मतलब काले झंडे दिखाए गए, नारे लगाए गए, विरोध प्रदर्शन किए गए। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनके सर पे लाठी पड़ने से उनके कुछ इंटरनल ब्लीडिंग हुई। और हालांकि वो 5-10 दिन के बाद उनकी डेथ हुई थी, लेकिन डेथ हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियों के कारण। तो सोचिए, लाला लाजपत राय जैसे इतने बड़े लीडर को हमने इन ब्रिटेन के बेवकूफ सरकारी अधिकारियों के कारण खो दिया। सोचिए आप। तो ये साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और देखिए, साइमन कमीशन का जब हम विरोध कर रहे थे तो इस समय ये जो बिर्कनहेड है भारत सचिव, ये है सचिव भारत का, तो इसने क्या किया, इसने सोचा भाई इतना विरोध कर रहे हैं तो इसने एक चैलेंज दे दिया हम भारतीयों को। और चैलेंज क्या दिया कि आप लोग इतना ही कर रहे हो ना, डोमिनियन स्टेट, हम संविधान बनाएंगे हमारा, हम मूल कर्तव्य चाहते हैं, हम नागरिकों के अधिकार चाहते हैं, तो तुम लोग एक काम करो, सर्वसम्मति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर लो। ये बिर्कनहेड ने चैलेंज दे दिया हम भारतीयों को, हम भारतीयों ने इसको स्वीकार कर लिया। और देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का एक मसौदा तैयार किया। इस बिर्कनहेड को लग रहा था भाई इनके सभी के मत इतने अलग अलग हैं कि इनमें सर्वसम्मति आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो ब्रिटेन वाले तो जान ही रहे थे ना कि भाई मुस्लिम लीग की अलग डिमांड चल रही है, कांग्रेस की अलग डिमांड चल रही है, हिंदू महासभा अलग डिमांड रखती है अपनी, इसके अलावा जो राजा रजवाड़े वाले क्षेत्र हैं उनके अपने अलग डिमांड हैं, तो और दलित वर्ग की अलग डिमांड है। तो इन्हें लगता था कि ये भारत में सर्वसम्मति से संविधान का मसौदा तैयार कर ही नहीं सकते। तो इन्हें लग रहा था कि ये आंदोलन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, इससे अच्छा है इनको कोई काम ही पकड़ा दो ताकि ये उलझे रहें। तो इसलिए हमने इनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया और इस बिर्कनहेड के मुंह पे तमाचा मारा हमने, नेहरू रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो तैयार करके। हाँ, सर्वसम्मति का अभाव इसमें भी था, ये फैक्ट है। देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने भारत के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार किया 1928 में। और सोचिए, 1928 में इन्होंने चैलेंज किया और हमने 1928 में ही ये मसौदा बना लिया। इसमें क्या था नेहरू रिपोर्ट में कि एक तो भारत को मिलना चाहिए डोमिनियन स्टेट का दर्जा, दूसरा हमारे भारत में भाषाई आधार पे प्रांतों का गठन होना चाहिए। सोचिए, जो फजल अली आयोग ये सब बने थे हमारी आज़ादी के बाद भाषाई आधार पे प्रांतों के गठन के लिए, उसकी बात नेहरू रिपोर्ट में 1928 में ही कर दी गई थी
कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। इसके अलावा हमने डिमांड की थी कि नागरिकों के अधिकार, 19 मौलिक अधिकारों की डिमांड की थी हमने, कि कम से कम महिलाओं को समानता का अधिकार होना चाहिए, हमें संघ बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, वयस्क का आधार पे मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस तरह से हमें कुछ मूल अधिकार चाहिए। तो 19 मूल अधिकारों की डिमांड की थी इसके अंदर। इसके अलावा हमने कहा था कि ये जो सांप्रदायिक आधार पे आप लोग निर्वाचन करते हो, इस निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करो, हमें सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन नहीं चाहिए। ये सभी डिमांड्स थी हमारी इस रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इस रिपोर्ट को जिन्ना ने नहीं माना और इसी समय जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को पेश किया गया था। जो 14 सूत्रीय मांगे आप पढ़ते हैं वो जिन्ना के द्वारा पेश की गई थी इसी समय में। लेकिन देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो किसी की भी बात नहीं माननी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो और यहाँ पे जिन्ना की डिमांड तो मानने का सवाल ही नहीं था। तो इसके बाद देखिए 1928 के दिसंबर के अंदर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं कि भी कैसे आंदोलन को शुरू किया गया था। तो हमने देखा कि 1922 के बाद तो हमारी एकता में बहुत ज़्यादा फूट आ गई थी, हम यूनिटी में नहीं थे। 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय हमें फिर से वो यूनिटी दिखाई दी थी। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हमने देखा कि बिर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि बना के दिखाओ संविधान सर्वसम्मति से। हमने स्वीकार किया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार की। देखिए, इस मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो ये नेहरू रिपोर्ट बनी थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, जब हमने प्रस्तावना से, प्रियम्बल से पूछे गए क्वेश्चंस को लगाया था पॉलिटिकल साइंस में, उस समय भी हमने नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस किया था। तो इसीलिए इतिहास को और राजनीति विज्ञान को, संविधान को, इनको साथ साथ पढ़ने का अपना ही एक बेनिफिट है कि वही चीज़ हम यहाँ पे इतिहास में मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वही संघ बनाने का अधिकार आज हमारा मूल अधिकार है। तो अगर आपने मॉडर्न इंडिया को बहुत तरीके से पढ़ा है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान लगेगा, और यदि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा पढ़ लिया है तो आपको मॉडर्न इंडिया अच्छा लगेगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये दोनों वाइस वर्सा हैं। तो इसीलिए इन दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं उनको साथ साथ पढ़ना सबसे बेहतर होता है। देखिए 1928 में हमने नेहरू रिपोर्ट पेश की, इस पे ब्रिटेन ने कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ के वायसराय ने, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, हमेशा ही दिसंबर में अधिवेशन होता था, 1928 के दिसंबर में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने। और यहाँ पे कांग्रेस ने कहा कि भाई हम तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस में ही सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये जो यंग ब्लड वाले लोग थे, इन्होंने कहा कि कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमारी तो ये डिमांड है। लेकिन देखिए, क्योंकि गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू थे, अब ये जो सीनियर लीडर थे, इन्होंने कहा कि अभी हम डोमिनियन स्टेट की बात कर लेते हैं। हमने तो, कांग्रेस वालों ने तो सभी ने नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, और इसमें सर्वसम्मति क्या बनाई गई कि यदि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन की सरकार संविधान नहीं तैयार करती है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं देती है, तो हम क्या करेंगे, 2 साल के बाद, यानी 2 साल का समय दे रहे हैं हम ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, यहाँ के वायसराय को, कि या तो 2 साल में नेहरू रिपोर्ट को लागू कर दो, अदरवाइज हम 2 साल के बाद पूर्ण स्वराज की मांग रखेंगे और इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। ये दोनों बात हुई 1928 के दिसंबर के अधिवेशन में, जो कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता में। लेकिन यहाँ पे
फिर से नेहरू, अब क्योंकि यंग ब्लड है तो नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तो नेहरू ने कहा कि अपने पापा से कि क्या आप 2-2 साल का वेट और करोगे, इतना इतना समय इन अंग्रेजों को दे रहे हो। हमने असहयोग आंदोलन किया, उसका कोई फायदा नहीं निकला। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका सहयोग करके देख लिया, उसका कोई फायदा नहीं निकला, तो इन्हें क्यों ज्यादा से ज्यादा समय दे रहे हो। अब गांधी जी को भी लगा कि वही बात तो ठीक है, इन पे असहयोग आंदोलन का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप सोचिए यहाँ पे इस 2 वर्ष को किया गया 1 वर्ष, कि चलो ठीक है आप लोगों की बात मान लेते हैं और 1 साल का समय हम इन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते हैं। अब 1 साल का समय कब होगा, दिसंबर 1929 के अंदर, दिसंबर 1929 में हो गया इसको 1 साल पूरा। अब यहाँ पे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1929 के अंदर, तो इस समय अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान कैसे रहेगा, 1928 का दिसंबर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू, 1929 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, दोनों पिता पुत्र हैं। तो देखिए पहले पिता ने कर ली अध्यक्षता, अब उसके तुरंत बाद बेटे ने कहा कि पापा अब आपका टाइम हो गया पूरा, अब मेरी टर्म है। तो यहाँ पे 1929 के दिसंबर के अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था, यहाँ पे कहा गया कि ये गवर्नमेंट नहीं सुन रही है किसी भी बात को, अब हम चाहते हैं पूर्ण स्वराज। अच्छा लिखा हुआ है, देखिए पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन में बात की गई कि अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना और गोलमेज सम्मेलन का हम लोग बहिष्कार करने वाले हैं। अब ये गोलमेज सम्मेलन की बात कहां से आई, इस बात को समझिए। देखिए यहां पे क्या हुआ कि इरविन को लगा कि भाई यदि ये लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि इन्होंने टाइम दिया था ना 1928 से 1929 तक का 1 साल पूरा होने को आ गया था, तो इसीलिए 31 अक्टूबर को इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने कहा कि भी मैं महारानी की तरफ से एक घोषणा सुनाना चाहता हूं और ये मेरा वादा है। वादा क्या है कि साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है वो सौंप देगा और इसके बाद हम एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेंगे, यानी आपके जो संवैधानिक मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श करने के लिए और भारतीय कितने तैयार हुए हैं उस संविधान को लागू करने के लिए, इसकी बात हम लोग करेंगे गोलमेज सम्मेलन में। यानी हम लोग कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, राउंड टेबल। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इसने अनाउंसमेंट कर दी। अब भारतीयों को लगा कि भाई अगर ऐसा कोई सम्मेलन बुलाया जा रहा है तो हम भी हमारी मंशा स्पष्ट कर दें। तो हम भारतीयों ने क्या किया, 2 नवंबर 1929 को दिल्ली में एक सम्मेलन बुलवाया जिसे हम कहते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली घोषणा पत्र। तो 2 नवंबर को हमारे नेता दिल्ली में इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि भाई बात सीधी सी है, यदि गोलमेज सम्मेलन में ये विचार विमर्श होने वाला है कि भारत को डोमिनियन स्टेट देना है या नहीं देना है या कितने समय के बाद देना है, तो हम नहीं जाने वाले हैं। यानी इन्होंने स्पष्ट कर दिया हमारे नेताओं ने दिल्ली घोषणा पत्र में कि गोलमेज सम्मेलन में बात सीधी होनी चाहिए कि डोमिनियन स्टेट का जो पूरा खाका है, जो प्लान है, जो योजना है, वो किस तरह से लागू की जाएगी। यानी डोमिनियन स्टेट तो देने वाले हो आप लोग, योजना बनाएंगे वहां पे जाकर के, कहां पे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो सिर्फ हम लोग क्या बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे। इसके अलावा हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं उनका बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी जो योजना, जो प्लानिंग बनाई जाएगी भारत के लिए डोमिनियन स्टेट देने के लिए, उस प्लानिंग का हिस्सा बहुमत में होंगे कांग्रेसी। यानी यूं नहीं कि आप अंग्रेजों के द्वारा ही हम पे कोई प्लान बना करके एग्जीक्यूट करवा दो, नहीं, भारतीयों का प्रतिनिधित्व यानी कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके बाद में तीसरी बात की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ये अंग्रेज क्या करते थे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनको भी पकड़ करके जेल में ले जाते थे, इतनी यातनाएं देते थे ताकि वो किसी भी तरह की मदद ना करें, आंदोलन में हिस्सा ना लें, उनमें डर भय कायम हो जाए। इस वजह से ये आम नागरिकों पे भी बहुत अत्याचार करते थे तो आखिर बहुत ही ढीठ किस्म के लोग, बात करते थे सिविलाइजेशन की, सभ्यता की, और खुद इतने जाहिल
असभ्य थे ये लोग। तो आप सोचिए, क्योंकि ये भारतीयों को तो नागरिक का ही दर्जा नहीं देते थे, इन्हें तो जानवर से भी बदतर समझते थे। तो आप सोचिए कि हमने सटीक रूप से दिल्ली घोषणा पत्र में हमारे नेताओं ने, जो कि 2 नवंबर 1929 को हुआ था, उसमें सटीक रूप से 3 बातें कह दी कि डायरेक्ट डोमिनियन स्टेट का बनेगा प्लान। उस प्लान के अंदर, उस योजना के अंदर बहुमत में प्रतिनिधित्व होगा कांग्रेस का, और जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, जिन्होंने किसी की हत्या नहीं की, सिर्फ आंदोलन कर रहे थे या प्रेस एक्ट के कारण जिनको गिरफ्तार कर लिया है, साहित्य लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा। ये 3 डिमांड है हमारी। अब आप सोचिए कि इरविन कहाँ, हमारा जो उस समय का वायसराय था, वो कहाँ इन सब बातों को मानने वाला था। 23 दिसंबर 1929 को इरविन ने साफ ये कह दिया कि इस दिल्ली घोषणा पत्र को मैं नहीं मानता, सीधे ही अमान्य घोषित कर दिया कि मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। तो आप सोचिए, इससे इतना ज़्यादा रोष हम भारतीयों में था, स्पेशली कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस ने डिमांड रखी थी, वो नहीं मानी गई। तो आप सोचिए कि लाहौर अधिवेशन में तो और भी स्ट्रिक्ट कदम उठाया गया, और इसमें क्या कहा, गोलमेज सम्मेलन का हम करेंगे बहिष्कार, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेने चले जाते, हमारी शर्त पूरी होती। तो अब हम क्या करेंगे, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। बहुत हो गया डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। इसके बाद देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम लोग, और ये बात है 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय में रावी नदी के तट पे हमने हमारी स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में हमारे तिरंगे झंडे को फहरा दिया था, और हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जगह जगह जनसभाएं करेंगे और स्वतंत्रता के लिए शपथ लेंगे हम लोग कि हाँ, अब हम पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहते हैं, इस बात की शपथ लेंगे हम लोग। तो ये डिसाइड हुआ, और यहीं पे इसी लाहौर अधिवेशन के समय गांधी जी को कहा गया कि आपको कमान संभालनी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, क्योंकि अब कांग्रेस करेगी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत हो गया, इनका सहयोग करके देख लिया, इनको असहयोग करके देख लिया, अब हम कानून को तोड़ेंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले अपनी 11 सूत्री मांगों को रखा था, क्योंकि देखिए गांधी जी हमेशा ही चाहते थे कि यदि मामला आपस में बैठक के द्वारा सर्वसम्मति से या आपस में मिलजुल करके यदि मामला निपट जाए तो आंदोलन ना करना पड़े, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि आंदोलन करने से आम जनता पे भी बहुत इफेक्ट आता है, आम जनता भी तो सफर करती है आंदोलन के कारण। तो इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, 11 सूत्री मांगों को रखा। दूसरा, गांधी जी ये भी चाहते थे कि इन 11 सूत्री मांगों में ऐसी डिमांड रखी जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, यदि आंदोलन करना पड़ ही गया हमें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए 11 सूत्री मांगों में ऐसी ऐसी डिमांड रखी जो हर वर्ग को, हर व्यक्ति को अप्रोच करने वाली हो। तो देखिए 11 सूत्री मांगों के कारण भारत के सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ गए थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, आम जनता हो, व्यापारी वर्ग हो, सभी लोग आकर के इससे जुड़ गए थे। तो हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले गांधी जी ने कौन सी डिमांड रखी थी। गांधी जी ने अपना जो पत्र था यंग इंडिया, उसमें इनको प्रकाशित करवाया था। एक तो डिमांड हमारी थी, गांधी जी की थी, कि नमक कर को समाप्त किया जाए, क्योंकि देखो ये ब्रिटिश लोग इतने, ये सरकार इतनी भ्रष्ट थी, इतनी नालायक गवर्नमेंट थी कि नमक जैसी एसेंशियल, बहुत आधारभूत जरूरत की वस्तु पे भी इन्होंने कर लगा रखा था, और भारत के लोग अपनी ही जमीन पे नमक नहीं बना सकते, नमक का उत्पादन नहीं कर सकते। तो सोचिए कितनी, मतलब एक लिमिट ही क्रॉस कर दी थी इन्होंने। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि भाई, गांधी जी ने कहा नमक को समाप्त किया, नमक कर जो है उसको समाप्त किया जाए और सरकारी एकाधिकार को समाप्त किया जाए, यानी इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए, हम भारतीय भी नमक बना सकते हैं, ऐसा कानून होना चाहिए। दूसरा, किसानों के हक में क्या बात की कि लगान को 50% कम किया जाए। भी किसान कितनी लगान देंगे,
ये लोग तो लगे हुए थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए सभी उपनिवेश वाले देशों से। तो हमने कहा भाई किसानों से जो लगान है वो 50% कम की जाए। इसके बाद जो सिविल सेवाओं में अंग्रेज अधिकारी थे, इसके अलावा जो सेना पे होने वाला खर्च था उसको 50% कम किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में भारतीय लोगों के लिए तो कोई काम ब्रिटिश सरकार कर ही नहीं रही थी। सारा का सारा पैसा जो यहीं से कमाया जा रहा था, भारत की जनता से ही टैक्स के जरिए जो कमाया जा रहा था, वो भारत की जनता के विकास में नहीं लगाया जा रहा था। वो कहाँ लगाया जा रहा था? सिविल सेवकों के भत्ते के तौर पे, उनके वेतन के तौर पे, उनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। और ये लोग कौन हैं? जो अंग्रेज अधिकारी हैं। इसके बाद सेना किसके काम आती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। सेना को वो लोग काम में लेते हैं अपने कार्यों के लिए। तो सोचिए उन पे जो खर्च हो रहा है उसको 50% कम किया जाए ताकि इस पैसे को भारत की जनता के विकास में लगाया जा सके। तो ये थी तीसरी डिमांड। फोर्थ डिमांड थी कि नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी पीढ़ियां जो हैं वो खराब ना हो। इसके अलावा जो गुप्तचर विभाग है, सीआईडी जो है, या तो उस पर नियंत्रण लगाओ या फिर उसे समाप्त करो। इनमें से कोई एक काम करो, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं वो भारतीय मूल अधिकारों के, नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ थे। इसके बाद देखिए, भारतीयों को अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि भारतीय यदि हथियार लिए हुए मिल जाते तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो आत्म सुरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। इसके अलावा रुपए की जो विनिमय दर है उसको कम किया जाए। इसके अलावा जो विदेशी कपड़ों पे जो आयात होता है उस पे एक तो कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा रक्षात्मक शुल्क लगाया जाना चाहिए। जैसे अभी हम देखते हैं कि बाहर से जो सामान आता है दूसरे देशों से, उस पे कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लेकिन उस समय पे कोई भी आयात कर नहीं लगता था। तो सोचिए जो ब्रिटेन में बना हुआ सामान भारत के बाजार में आता था वो सस्ता होता था भारतीयों के सामान की तुलना में। तो इस वजह से इनका क्या रहता था? फायदा। इसलिए ये आयात कर लगाते ही नहीं थे। तो आप सोचिए एक हेल्दी कंपटीशन तो भारत के बाजार में भारतीयों की वस्तुओं में और ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं में कोई हेल्दी कंपटीशन तो था ही नहीं। तो हम चाहते थे कि भाई कम से कम कोई आयात कर तो होना चाहिए। तो हमने कहा विदेशी कपड़ों के आयात पर नियंत्रण और रक्षात्मक शुल्क लगाए जाने चाहिए, यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए। इसके बाद देखिए, तटीय यातायात रक्षा विधेयक को पास किया जाना चाहिए। भाई हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, भारतीयों को भी अपनी वस्तुओं को बेचने का दूसरे देशों में इन चीजों का अधिकार होना चाहिए। तो जो तटीय यातायात रक्षा विधेयक है उसको पास किया जाए। इसके अलावा डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए। भी हमारी सेना के लोग, हमारे भारतीय नागरिक लोग, इनको भी डाक भेजने का अधिकार होना चाहिए। डाक आरक्षण बिल को पास किया जाए। इसके अलावा सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। भाई जिन लोगों ने कोई संगीन जुर्म किया ही नहीं है उनको क्यों 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 साल जेल में बैठाए रखते हो? सोच के देखो किसी व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी प्रताड़ना है कि उसने कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं किया, कोई हत्या नहीं की, सिर्फ आंदोलन कर रहा था या फिर कोई धरना दे रखा था शांतिपूर्ण तरीके से, उसको भी उठा करके ये अंग्रेज जेल में डाल देते थे। तो ऐसे राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। तो ये थी 11 सूत्री मांगे जिनको यंग इंडिया में गांधी जी ने प्रकाशित करवाया। इसके बाद गांधी जी आंदोलन शुरू करने से पहले फिर इरविन को, क्योंकि इरविन इस समय था वायसराय, तो फिर से इरविन को इन्होंने लिखा एक लेटर और उसमें फिर से इन 11 सूत्री मांगों को लिख करके भेजा कि या तो आप इन मांगों को मान लीजिए, अदरवाइज 12 मार्च को, और ये लेटर इरविन को लिखा था 2 मार्च को। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने इरविन को फिर से इन 11 मांगों को बताया, लिख कर दिया कि या तो आप इन मांगों को मान लो, अदरवाइज 12 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और इरविन ने इस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया। तो 12 मार्च को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी तक की यात्रा शुरू की। गांधी जी, ये डिस्टेंस जो थी वो थी 240 मील के आसपास। तो गांधी जी रोजाना
10 मील चलते थे। और देखिए इस तरह से ये 240 मील पर डे 10 मील चलते थे और इस तरह से 24 दिनों में ये यात्रा पूरी हो गई थी, 24 डेज। और गांधी जी ने दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 की सुबह नमक तोड़ करके, यानी नमक बना करके, एक मुट्ठी भर नमक बनाया और इससे नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल और 12 मार्च, वैसे तो दोनों डेट नहीं दी जाएंगी, लेकिन 6 अप्रैल को क्योंकि नमक कानून तोड़ा है तो उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। जब गांधी जी 12 मार्च को अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे दांडी के लिए, तो गांधी जी ने खूब गांवों से हो करके रास्ता चुना था, शॉर्टकट रास्ता नहीं लिया था, कि ताकि गांव में रुक रुक करके, जैसे 10 मील डेली चलने का प्रोग्राम था तो 5 मील चल लिए, फिर गांधी जी रुक गए, फिर शाम को 5 मील चल लिए, फिर रात किसी एक गांव में बिता ली। और यहाँ पे गांधी जी क्या करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, जागरूक करते थे, लोगों में छुआछूत जैसी चीज़ों को ख़त्म करना, इसके अलावा लोगों में चरखा चलाने की, अपने हाथों से, मतलब एक तरीके से खुद को सेल्फ डिपेंड बनाने की जो भूमिका थी वो गांधी जी इनको सिखाते हुए चल रहे थे। और यहाँ पे गाँव के गाँव में हजारों हजार लोग गांधी जी के पीछे पीछे। तो इस तरह से गांधी जी ने अपना ये प्रोग्राम चलाया था और बाकायदा सुभाष चंद्र बोस ने इसे संज्ञा भी दी थी कि ये नेपोलियन जैसी यात्रा है गांधी जी की। तो गांधी जी की ये यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए गांधी जी इस समय आते आते कोई बहुत ज्यादा युवा नहीं रह गए हैं। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और आप ये देखिए कि ये 1930 की बात चल रही है, यानी गांधी जी हो चुके हैं 61 ईयर ओल्ड। और 61 साल की एज में 240 मील की यात्रा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोचिए कि इसलिए यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने किलोमीटर की यात्रा थी, कितने दिन में तय की गई थी, क्योंकि इसके पीछे कारण है ना, किस समय, किस परिस्थिति में, किस व्यक्ति ने ये यात्रा की है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने देख लिया कि ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। अब दांडी में तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, पूरे भारत में ये आंदोलन चला था, तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। वो हम देखते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस जगह से नेतृत्व किसने किया था। तो भारत का जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसमें खुदाई खिदमतगार या इसको कहते हैं लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि ये चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को इसीलिए हम कहते हैं सीमांत गांधी, सीमांत गांधी की संज्ञा दी जाती है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। इस आंदोलन को करने वाले जो थे वो रेड शर्ट पहना करते थे, इसलिए इस मूवमेंट को कह दिया जाता है रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। इस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार इसलिए कि हम तो ये जो खुदा की बनाई हुई पृथ्वी प्रकृति है इसकी सेवा कर रहे हैं, इसकी खिदमत कर रहे हैं। तो खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती आंदोलन, ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं और ये गांधी जी के अनुयायी थे और ये गांधी जी के चरण कदमों पे ही अहिंसात्मक आंदोलन करते थे, ठीक उसी तरह गांधी जी की तरह ही। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनके द्वारा किया गया था भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। इसके बाद देखिए तमिलनाडु में तंजौर तट पर सी राजगोपालाचारी ने नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था और इन्होंने यात्रा की थी त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की। ये है वेदारण्यम। और इन्होंने नमक बना करके इन्होंने भी क्या किया, नमक कानून को तोड़ा। बेसिकली नमक बनाना सांकेतिक था कि हम अब अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। तो इसलिए अब देखिए मालाबार के अंदर के कल्पन्ने, ये वही इंपॉर्टेंट हम यहाँ देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन या तो पूछा जा चुका है या पूछा जा सकता है। तो मालाबार के अंदर, मालाबार केरल में भी पूछ सकता है या मालाबार देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मालाबार में के कल्पन ने
इन्होंने कालीकट से लेकर पय्यानूर तक की यात्रा की थी और जाकर के नमक बनाया था। असम में सत्याग्रहियों ने असम के सिलहट से लेकर के बंगाल के नोवाखली तक की यात्रा की और नोवाखली में जाकर के नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। उड़ीसा में जो पुरी का तट है वहां पे गोपाल बंधु ने। इसके अलावा देखिए मणिपुर में रानी गेडिनल्यू के द्वारा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। लेकिन आप ये देखिए कि जो गेडिनल्यू है इसको रानी की उपाधि दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू इनसे जेल में मिलने गए थे और इनको उपाधि दी थी रानी की। इनको पहाड़ों की बेटी भी कहा जाता है। गेडिनल्यू ने 13 वर्ष की आयु में ही आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो ये बहुत ही सशक्त महिला थी, इसलिए हमें इनका पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है। तो हो सकता है एग्जामिनर इन बाकियों से क्वेश्चन ना पूछ करके मणिपुर से नेतृत्व किसने किया था ये पूछ सकता है। तो मणिपुर में थी एक्टिव तौर पे रानी गेडिनल्यू। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आंदोलन में पूरे भारत में ही अलग अलग लोगों ने कमान संभाले हुए थी। इस समय बंगाल में थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था सुभाष चंद्र बोस का, तो हालांकि वो जेल में थे। अब देखो जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, बड़े बड़े नेताओं को उठा करके जेल में ठूंस दिया था इन लोगों ने, ताकि आंदोलन को तुरंत दबाया जा सके। लेकिन आंदोलन का दमन इतना तुरंत हो नहीं पाया था अंग्रेजों से। देखो क्योंकि गांधी जी ने सब लोगों से आह्वान किया था कि सब लोग इसमें शामिल हो जाओ, और गांधी जी को लग रहा था, पता ही था कि भाई हम जैसे ही आंदोलन शुरू करने वाले हैं वैसे ही हमें तो पकड़ करके जेल में डाल देंगे ये लोग। तो बाकी भारत की जनता को क्या क्या काम करना है ये गांधी जी पहले ही बता के गए थे। क्या कहा कि आंदोलन के दौरान कार्यक्रम क्या क्या होंगे, तो देश में जगह जगह भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़ा जाएगा, ये डिसाइडेड था और लोगों ने ऐसा किया भी। इसके अलावा कहा कि छात्र जो हैं वह सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करें। देखो हमने असहयोग की नीति में भी क्या किया था, छात्रों ने सरकारी स्कूल का बहिष्कार किया था। उस समय तो हम कर रहे थे असहयोग, अब हम उतर आए हैं कानूनों का उल्लंघन करने पे। सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपना दफ्तर छोड़ दें। शराब अफीम यानी नशे की जो दुकानें हैं उन पे महिलाएं जाकर के धरना दें। इसके अलावा विदेशी कपड़ों को जलाया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए पूरी तरह से, ताकि हम क्या बने, सेल्फ डिपेंडेंट बने और इन अंग्रेजों का क्या हो, नुकसान हो, आर्थिक रूप से नुकसान हो। सरकार को टैक्स ना दिया जाए। असहयोग आंदोलन में टैक्स ना देने जैसी कोई भी बात नहीं की गई थी, सिर्फ हम कह रहे थे सहयोग नहीं करना है। हम क्या, गांधी जी कह रहे थे इनको सहयोग मत करो, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने कहा जो भी सक्षम है वो सरकार को टैक्स ना दें, यानी कर अदा नहीं करना है। इसके अलावा वकील अपनी वकालत छोड़ दें और जनता जो है वो न्यायालयों का बहिष्कार करे और न्यायालय में ना जाए अपने डिस्प्यूट्स के लिए। तो ये सारे कार्यक्रम पूरे भारत की जनता कर रही थी। आंदोलन खूब जोर शोर से चल रहा था। हालांकि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन और सभी बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर भी आंदोलन खूब जोर शोर से चल रहा था, क्योंकि इस आंदोलन में भारत के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लिया था। देखिए गाँव में, कस्बों में प्रभात फेरियां बना दी गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय संदेश को एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग किया जाता था। जैसे 1857 की क्रांति के समय हमने देखा था कि कमल का फूल और रोटी ये दोनों प्रतीक बने हुए थे संदेश को पहुंचाने के लिए। तो ठीक इसी तरह इस समय भी प्रभात फेरियां बनाई गई, जादुई लालटेनों का प्रयोग किया गया। बच्चों ने वानर सेना बना ली, लड़कियों ने मंजरी सेना बना ली, यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक व्यक्ति। और असहयोग आंदोलन में बहुत ज़्यादा महिलाओं की भूमिका नहीं दिखाई दी थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तो महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्योंकि देखिए 1930 आते आते, देखिए असहयोग आंदोलन के समय तो गांधी जी को आए हुए 5-6 साल हुए थे, लेकिन अब तो गांधी जी ने भारत में 15 साल का टाइम स्पेंड कर लिया। लोगों को गांधी जी पे इतना भरोसा जम गया था, तो जो घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होते थे वो अपने घर की महिलाओं को आंदोलन में भेजने में हिचकिचाते नहीं थे, बहुत सहज थे गांधी जी की छवि को लेकर के। तो आप सोचिए ये भी एक कारण, इनडायरेक्ट कारण ये भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आते आते
एक तो देखो लोगों में जागरूकता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, हम भारतीयों में भी जागरूकता बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से भी लड़कियों ने, महिलाओं ने, बच्चियों ने खूब हिस्सा लिया था। दूसरा, गांधी जी की छवि बहुत शानदार थी, एक महात्मा, एक महान आत्मा वाले पुरुष की छवि बन गई थी। तो गांधी जी पे भरोसा इतना था कि घर के बड़े बुजुर्ग लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को भेज देते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था महिलाओं ने। देखिए, इस तरह से ये आंदोलन जो है वो पूरे भारत में फैला था। इसका मणिपुर, नागालैंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, असम, बंगाल, बिहार, पेशावर, इसके अलावा शोलापुर, इसके अलावा धारासाना, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये कर्नाटक, मध्य प्रांत यानी एमपी और संयुक्त प्रांत यानी यूपी, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्वोत्तर भारत से लेकर के मणिपुर और नागालैंड, पूर्वोत्तर भारत से लेकर के और पश्चिम भारत तक, पूरे भारत में ये आंदोलन खूब जोर शोर से चल रहा था। अब इसी बीच में क्या हुआ कि क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का अनाउंसमेंट तो कर ही दिया था, 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने कहा कि भाई मैं महारानी की ये घोषणा सुनाना चाहता हूं, मैं वादा करता हूं कि एक तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी और दूसरा हम लोग गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे ताकि आप सभी भारतीय अपनी बात रख देना वहां पे। और देखो, इसके बाद हमने इसका बहिष्कार कर, कांग्रेस ने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया था। जुलाई 1930 में भारत में ऑफिशियली गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव आया। अब क्योंकि कांग्रेस तो लगी हुई थी आंदोलन में, भारत के लोग भी आंदोलन में लगे हुए थे और सारे बड़े नेता बैठे थे जेल में, तो इस वजह से जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक भी कांग्रेस का नेता, गांधी जी, कोई भी भाग लेने नहीं गया था। जनवरी 1931, देखिए यहाँ पे नवंबर से स्टार्ट हुआ था ये गोलमेज सम्मेलन। नवंबर 1930 से लेकर के और जनवरी 1931 तक पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब इस गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस बहिष्कार कर रही थी, सारे बड़े नेता जेल में थे, गांधी जी भी जेल में थे। तो जब इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो वहाँ पे ब्रिटेन में ये बात हुई कि भी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यानी कांग्रेस ही जब शामिल नहीं हुई है तो इसमें संविधान का मसौदा या कोई किसी भी तरह की बात स्वीकार कैसे की जा सकती है। तो इरविन पे, यहाँ का जो वायसराय उस समय था इरविन पे ये दबाव बनाया गया कि कैसे भी करके गांधी को, कांग्रेस को, इनको मनाओ और गोलमेज सम्मेलन में लेकर आओ, इनकी भागीदारी होनी चाहिए, वरना हम किसी भी बात के अंत तक यानी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि फर्स्ट राउंड टेबल के अंदर सभी, हिंदू सभा ने भी भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने भी, कांग्रेस को छोड़ करके सभी ने भाग लिया था, भारत के राज्य रजवाड़ों ने भी भाग लिया था, इसके अलावा ब्रिटिश भारत के लोगों ने भी भाग लिया था और दलित सभा ने भी भाग लिया था, अंबेडकर भी गए थे भाग लेने। केवल कौन नहीं गया था? कांग्रेस नहीं गई थी, कांग्रेस ने बहिष्कार किया था इसका। तो अब क्या हुआ देखिए, जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल का कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो गांधी जी को रिहा किया गया। अभी अंग्रेज इतने बदमाश थे कि गांधी जी को रिहा ऐसे ही तो करेंगे नहीं ये लोग। हालांकि यहाँ पे अभी कोई शर्त नहीं रखी थी अंग्रेजों ने, गांधी जी को बस रिहा कर दिया। गांधी जी को रिहा करने के बाद में फरवरी से शुरू हुई गांधी जी की, फरवरी 1931 में शुरू हुई गांधी जी की और इरविन की वार्ता। और ये वार्ता 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ उस पे जाके रुकी। देखिए यहाँ पे गांधी जी को जेल से रिहा किया, गांधी जी से बार्गेनिंग की और क्या हुआ, मार्च 1931, यह है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहते हैं। देखिए इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर की बहुत बड़ी भूमिका थी गांधी जी को कन्विंस करके इरविन तक लाने की, इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये दोनों फैक्ट के रूप में आप ध्यान रखना। यहाँ पे गांधी जी ने अपनी डिमांड्स रखी। भाई गांधी जी को पता था कि गोलमेज सम्मेलन इनका खराब हुआ है,
अब बुलाने ये मुझे आए हैं, कांग्रेस को मनाने ये लोग आए हैं। यानी कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रहा है वायसराय, कहीं ना कहीं दबाव महसूस कर रही है ब्रिटेन की सरकार। तो इसलिए गांधी जी ने कहा भाई मेरी कुछ शर्तें हैं। तो इरविन ने कहा ठीक है बताओ क्या शर्तें हैं। गांधी जी ने कहा राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। तट की एक निश्चित सीमा के भीतर हम भारतीयों को नमक तैयार करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा मदिरा और अफीम और विदेशी वस्तुओं का विरोध करने की, प्रदर्शन करने की हमें आज़ादी होनी चाहिए। यानी एक तरह का ये तो मूल अधिकार होना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इन नशे वाली चीज़ों का विरोध कर सकें, इनके आगे धरना दे सकें, इनकी दुकानों पे धरना दे सकें। इसके अलावा आपातकालीन अध्यादेश वापस लिया जाए क्योंकि ये बहुत खतरनाक थे नागरिकों के लिए। इसके अलावा जो व्यक्ति सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरियों को त्याग चुके हैं, अब उनके साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विचार विमर्श किया जाए और उनकी नौकरी को किस तरह से आप बहाल करेंगे इसका निर्णय किया जाए। क्योंकि आप सोचिए आंदोलन करते समय सरकारी नौकरियों को बहिष्कार तो कर दिया, लेकिन क्या अब आने वाले समय में लोग इस तरह से बेरोजगार होकर के अपना जीवन यापन कर सकते हैं? कभी नहीं। और गांधी जी इस बात को समझ पा रहे थे कि भी एक समय तक बहिष्कार किया जा सकता है, एक समय तक आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद आम जनता का क्या होने वाला है। तो इसलिए इन्होंने एक ये भी क्लॉज जोड़ दिया था। इसके अलावा गांधी जी ने कहा भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तुम लोगों ने इतने लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है। हम जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस समय भी इतने लोगों की संपत्ति जब्त कर ली, उसको वापस किया जाए। भी लोगों की जब्त की हुई संपत्ति को वापस करो तुम लोग। तो इरविन ने कहा ठीक है, जुर्माने की वसूली को स्थगित किया जाए। भाई ये तुम हर कभी टैक्स को क्या है वसूलने लग जाते हो, इतना इतना जुर्माना लगा देते हो, इसको क्या किया जाए, स्थगित किया जाए। ये तो थी वो सभी बातें जिसको इरविन ने मान लिया कि ठीक है आपकी ये इतनी बातें मान ली जाती हैं। अब यहाँ पे एक दो बातें ऐसी हैं जिनको इरविन ने नहीं माना था। अब वो बातें कितनी सत्य हैं कितनी असत्य हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। देखिए इस समय के अंदर भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अब आप एक बात सोचिए कि यहाँ तक आते आते सभी लोग ये चाहते थे कि गांधी जी और स्पेशली पंजाब की जनता ये चाहती थी कि गांधी जी इस फांसी की सज़ा को रोक सकते हैं, और जब उनका समझौता इरविन से होने जा रहा है तो ऐसे समय में उन्हें डिमांड रख देनी चाहिए कि भगत सिंह की फांसी को माफ़ कर दिया जाए या फिर भगत सिंह की फांसी की सज़ा को टाल करके आजीवन कारावास दे दिया जाए। यानी कुल मिलाकर के सभी लोगों की ये इच्छा थी कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो आप सोचिए अब यहाँ पे दो तरह के मत हैं जो भी आप मानना चाहें, क्योंकि हमारे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है इस बात का कि क्या गांधी जी ने ये शर्त इरविन के सामने रखी थी या नहीं रखी थी। दोनों ही बातों के कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है ऐसा जो सत्य हो या जो प्रमाणित हो, तो हमें नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि गांधी जी ने ये बात रखी थी इरविन के सामने और इरविन ने इसे मानने से डिनाई कर दिया था। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसके बाद गांधी जी पे बहुत सारी उंगलियां उठी थी। गांधी जी की बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध किया था गांधी जी का, क्योंकि भगत सिंह की फांसी गांधी जी चाहते तो रुकवा सकते थे, ऐसा लोगों का विश्वास था उस समय। अब इस मामले में आपके क्या विचार हैं ये कंप्लीटली मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें ये मानना चाहिए कि गांधी जी ने बिल्कुल ये शर्त रखी थी, आप मान सकते हैं। आपको लगता है नहीं गांधी जी ने यहाँ पे बड़ी बदतमीजी की और गांधी जी ने कोई ऐसा पक्ष नहीं रखा था भगत सिंह का, तो आप ये भी मान सकते हैं। इस पे कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो श्योरिटी है, क्योंकि ये बहुत डिस्प्यूट वाला सा मामला है। क्योंकि देखिए गांधी जी हमेशा से ये कहते आए कि मैं हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता, और क्योंकि ये बात प्रूव हो गई थी कि सैंडर्स की हत्या की है भगत सिंह ने, तो इस वजह से गांधी जी हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी डिमांड ना रखी हो। इसके पक्ष में ज़्यादा मुझे लगता है परसेंटेज ज़्यादा है कि उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी होगी। अब देखिए यहाँ पे इतनी बातें तो इरविन ने मान ली। अब गांधी जी ने कहा
अब देखो ऐसा नहीं है कि इरविन ही सारी बातें मानेगा, इरविन भी तो गांधी जी से बातें मनवाएगा। तो इरविन ने कहा भी ऐसे ही थोड़ी तुम्हें जेल से रिहा किया है। तो इरविन ने गांधी जी से कहा कि एक तो आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दो। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं। देखो रोका या समाप्त नहीं किया है, सिर्फ स्थगित किया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस, गांधी जी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भाग लेने जाएगा? गांधी जी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से कांग्रेस की जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर गांधी जी भाग लेने गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर। और ये क्यों हुआ? गांधी इरविन समझौते के कारण हुआ था। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट हम देख लेते हैं। पहला हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल कर आया था। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल इसमें कांग्रेस ने, गांधी जी ने भाग लिया था और बाकी लोगों ने तो भाग लिया ही था, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा और इसके अलावा दलित वर्ग से अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। सितंबर 1931 से लेकर के दिसंबर 1932, देखिए यहाँ पे भगत सिंह को फांसी की सजा हो चुकी थी। आप सोचिए ये सारे जो कॉन्फ्रेंस हैं वो एक तरह से भारतीयों को उलझाए रखने का कोई जरिया भी हो सकते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट या वहाँ के लोग या ब्रिटेन में संसद में बैठे हुए लोग वो बहुत ही शातिर थे, बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम खेलते थे। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि उनकी ये पूरी एक चाल हो ताकि भारतीयों में बहुत ज़्यादा विरोध ना हो सके, भारत वाले बहुत बड़ा आंदोलन ना करें, विरोध ना करें, बाकी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए, इसलिए उलझाए रखो भारतीयों को, किसी भी तरह से उलझाए रखो। देखिए गांधी जी गए जरूर, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, क्योंकि सभी लोग, जितने भी लोग भारत से गए थे, जितने भी सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया, उन सब के अपने अपने हित थे। किसी ने भारत को एक समझ करके अपने हित नहीं रखे। तो जब सबके हित इतने अलग अलग थे तो सर्वसम्मति से कोई एक निर्णय हो पाना तो बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, और यहाँ पे कोई निर्णय नहीं निकला। इसके बाद देखो, जैसे ही गांधी जी 28 दिसंबर को तो भारत पहुंचे, 28 दिसंबर 1931 को तो गांधी जी भारत पहुंचे। 29 दिसंबर को गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू होता है, और ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। 29 दिसंबर 1931 को वापस गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इन अंग्रेजों को कोई निर्णय नहीं निकालना। इसके बाद देखिए 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया। यानी आप सोचिए, गांधी इरविन समझौते के लिए ही गांधी जी को रिहा किया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भेजना उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो चाहते थे गांधी या कांग्रेस सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर भाग लें। तो इस वजह से उन्होंने गांधी जी को रिहा किया था। अब गांधी जी को वापस जेल के अंदर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, इसके अंदर तो ब्रिटेन में ही वहां की लेबर पार्टी ने ही हिस्सा नहीं लिया था, इसमें कांग्रेस ने भी हिस्सा नहीं लिया था, कांग्रेस को इनवाइट ही नहीं किया था इसके लिए। तो इस सम्मेलन का तो कोई भी औचित्य नहीं था, लेकिन ये हुआ था नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 के बीच। तो ये नवंबर 1930 से लेकर के दिसंबर 1932 के मध्य 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिनका कोई भी निर्णय, कोई भी समाधान निकल करके नहीं आया। अब ये गोलमेज सम्मेलन बुलाए क्यों गए थे ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। देखो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट अपर्याप्त थी, यानी कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट से हम तो सहमत नहीं थे भारतीय, तो इस वजह से गोलमेज सम्मेलन बुलवाया गया था कि भाई साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी तब तक आ जाएंगी, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होते हो तो हम लोग गोलमेज सम्मेलन भी बुलवा रहे हैं। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, ये बना था 1929 में प्रधानमंत्री और 1935 तक के लिए, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसके अलावा भारत का वायसराय था इस समय इरविन, और भारत सचिव इस समय था सैमुअल होरे। सैमुअल होरे इस समय भारत सचिव था। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन वायसराय से पूछ लिया जाता है, तो हो सकता है कि अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत सचिव से भी, सैमुअल होरे। ये 1931 से लेकर के
1935 तक भारत का सचिव था। तो ये हमने देख लिया है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन था, वायसराय कौन था, जिस समय सेकंड राउंड टेबल जो है वो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अब देखिए 29 दिसंबर को हमने अभी देखा, 29 दिसंबर को गांधी जी ने वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने इस बार, क्योंकि देखिए ब्रिटेन की सरकार ने इस बार इतना ज़्यादा दमन किया और 4 जनवरी 1932 को ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा गांधी जी को अब कोई भी जन आंदोलन शुरू करने की अनुमति नहीं दी, यानी अब पूरी तरह से ब्रिटेन की सरकार आ गई थी दमन करने पे, पूरी तरह से दमन। तो 1932 के अंदर तो इतनी दमनात्मक कार्यवाहियां हुई थी हमारे आंदोलन करने वालों पे। इसके अलावा इन्होंने क्या सोचा कि भाई इन आंदोलन करने वालों का तो करो दमन, कठोर कार्यवाही, और जो सरकारी सेवक, जो हमारे राजभक्त हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो राजभक्त हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करो। इसके अलावा देखिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रसार का दमन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। देखिए 60,000 से 80,000 के बीच लोगों को जेल में ठूसा था इस समय आंदोलन करने वालों को। नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए थे, संपत्तियां कुर्क कर दी थी, प्रेस के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, यहाँ तक कि राष्ट्रवादी साहित्य लिखने पे भी पाबंदी थी। यानी अब सरकार पूरी तरह से इसमें, और जैसे ही मैं सरकार कहूं, आजादी से पहले सरकार का मतलब है ब्रिटिश सरकार, तो ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से दमन पे आ गई थी। और देखिए 1932-33 आते आते ही, यानी मिड 1932 1933 तक ही पूरी तरह से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का पूरी तरह से दमन कर दिया था गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोग एक समय तक, एक लिमिट तक ही प्रताड़ना बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो लोग भी कितने समय तक क्या रखें, जुनून को बरकरार रखें। देखिए इसी बीच में सितंबर 1932, देखिए हमने अभी देखा था कि 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को भेज दिया जेल के अंदर। अब यहाँ पे जब नवंबर 1932 के अंदर तीसरा गोलमेज सम्मेलन बुलवाया गया था, उसमें ब्रिटिश सरकार की ये मंशा थी कि हम सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, यानी दलितों को भी सांप्रदायिक आधार पे अलग से निर्वाचन का प्रणाली पकड़ा देते हैं, अलग से इनका भी इलेक्शन होगा। तो आप सोचिए इस बात के लिए 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ये बात होने वाली थी, किसके साथ, अंबेडकर के साथ। लेकिन उससे पहले ही सितंबर 1932 में गांधी जी ने कहा कि अगर एससी को, अगर शेड्यूल कास्ट को अलग से निर्वाचन की प्रणाली दी गई, अलग से निर्वाचन हुआ, तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा यदि अंबेडकर ने ऐसा कोई समझौता किया तो सोचिए पूना की यरवदा जेल में इस समय गांधी जी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था और इस समय गांधी थे जेल के अंदर। जब गांधी को पता चला कि ये एससी को भी हिंदुओं से अलग करके और रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इस बात से गांधी जी हो गए बहुत ज़्यादा नाराज। उन्होंने कहा अंबेडकर को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एससी जो है वो हिंदुओं के अंदर ही हैं। यदि उनके अधिकारों का, एससी के अधिकारों का संरक्षण करना है तो वो हिंदुओं के अंदर रहते हुए ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो हमसे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो और क्योंकि गांधी जी मानते थे कि एससी जो है वो हिंदू ही हैं एक तरह से, हाँ उन पे अत्याचार हुए हैं, इस नाते हम उनको आरक्षण देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, लेकिन अलग से निर्वाचित होकर के नहीं। तो इस वजह से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना की उसी यरवदा जेल में ही अंबेडकर ने गांधी जी की बात मान ली थी। तो यहाँ पे पूना समझौता हुआ था अंबेडकर और गांधी के बीच में, और ये हुआ था सितंबर 1932। और इसी के कारण अंबेडकर मान गए थे कि ठीक है हमें अलग से निर्वाचन नहीं चाहिए। तो ये थर्ड जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी फेल हो गई थी अंग्रेजों की। अब यहाँ पे पूना समझौते में स्वीकार क्या किया गया कि दलित वर्ग हेतु पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त किया जाएगा, अलग से निर्वाचन नहीं। दलितों का स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यानी हाँ, हम बिल्कुल रिजर्वेशन देंगे दलित वर्ग को, लेकिन भारतीयों के अंदर रह करके ही, अलग से नहीं। इसके अलावा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें 18% सीटें जो हैं वो दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। और इसके अलावा जो
राज्यों के अंदर विधानमंडल है उसमें भी इनके लिए सीटें आरक्षित की गई थी। तो ये सारा था पूना समझौता, जिसमें ये सबसे बड़ी बात हुई थी, जो सबसे बड़ी मतलब विक्ट्री, एक तरह से जीत थी गांधी जी की, कि उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक जो निर्वाचक मंडल था उसको समाप्त करवा दिया और अंबेडकर को कन्विंस कर लिया था। अब देखिए, पूना समझौता तो सफल हो गया, लेकिन अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सभी बड़े बड़े नेता जेल में, अब आंदोलन इस समय जो दूसरा चरण था वो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि कश्मीर और अलवर रियासत की जो जनता थी उसने तो खूब बढ़ चढ़ के जोर शोर से हिस्सा लिया था। कहाँ? कश्मीर और अलवर, अलवर है राजस्थान में, तो कश्मीर और अलवर रियासत की जनता ने तो खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और सरकारी दमन के खिलाफ इन्होंने खूब रोष भी प्रकट किया था। लेकिन आप सोचिए कि इतने बड़े भारत में केवल 2 रियासतों में बहुत जुनून है, बहुत विरोध प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं इससे, लेकिन बाकी जो भारत की जनता थी वो 1930 से आंदोलन लगातार कर रही थी। तो जनता एक समय के बाद कहीं ना कहीं हताश, निराश हो जाती है जब आंदोलन सफल नहीं हो रहा होता है। तो आप सोचिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो दमन पे आ गई थी, दबाव तो महसूस कर ही नहीं रही थी। तो और इस समय में 60 से 80 हजार सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया था। इससे आम लोग और ज़्यादा भड़क गए थे। लेकिन इस बात से गांधी जी भी सहमत थे कि भाई जब सरकार इस लेवल पे दमन पे आ चुकी है तो अब आंदोलन को रोक देना चाहिए, क्योंकि आम जनता अब कितने टाइम तक, कितने समय तक धैर्य बनाकर रखेगी आंदोलन करने के लिए। देखिए, हालांकि लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए, शराब की दुकानों में धरने दिए, जो कि हमेशा ही गांधी जी के आंदोलन के दौरान कार्यक्रम होते थे। विदेशी कपड़ों को और वस्तुओं की दुकानों पे धरने दिए, नमक सत्याग्रह यानी नमक के कानून को तोड़ा, वन कानूनों का उल्लंघन किया, ये सभी काम किए। लेकिन देखिए, इसके बावजूद भी, वैसे तो 1932-33 में ही गवर्नमेंट ने इसे दमन कर दिया था, खत्म कर दिया था, लेकिन 1934 में गांधी जी ने ऑफिशियली तौर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पूर्ण स्वराज के लिए चालू हुआ था कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं, अब हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे, वो पूर्ण स्वराज तो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इससे भारतीयों में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि बिल्कुल इन अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, इन्हें यहाँ से निकाला जा सकता है और भारत में हम भारतीयों का शासन स्थापित हो सकता है। इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था। इसके अलावा जो पूना समझौता हुआ था, तो अंबेडकर के साथ ये समझौता जो हुआ, इसने हम भारतीयों को एक अलग तरह से उत्साहित किया कि हाँ भाई, जो हमारे बड़े नेता थे उस समय, वो यही चाहते थे कि दलित वर्ग को बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए, इनके हितों का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हिंदुओं से पृथक होकर के नहीं, हिंदुओं के अंदर रहते हुए। तो इस तरह से, और देखिए, एक समय पे तो इरविन को झुका ही लिया था गांधी ने, इसीलिए इरविन ने काफ़ी सारी बातें मानी थी। हालांकि बाद में उन बातों को भी उसने ख़त्म कर दिया, उनका भी दमन कर दिया था, उनको फॉलो नहीं किया। लेकिन एक समय पे तो आंदोलन से ब्रिटिश सरकार ने भी दबाव महसूस किया था। तो इस तरह से ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। फैक्ट के साथ साथ हमने इसकी स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया है ताकि हम ये ना भूल पाएं कि साइमन कमीशन क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, गांधी इरविन समझौता क्या था, दिल्ली घोषणा पत्र क्या था, इसके अलावा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता क्या था। क्योंकि बहुत बार ये सारी चीज़ें एक साथ आकर के खिचड़ी सी बन जाती है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि सेपरेट चीज़ों को समझते हुए हम पूरी कहानी को एक कर ले जाएं, है ना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो, आप बहुत धूम धड़ल्ले से डील कर ले जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।